जी, बिजी हैं। बिल्कुल शुरू कर रहे हैं आपके सामने। सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर हमारी स्ट्रीम में। तो जुड़ जाइए जल्दी से सभी लोग। बिल्कुल आप लोगों का तहे दिल से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों का एक एक बार च्यवन प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। फटाफट से जुड़ जाइए। बिल्कुल सभी लोगों को देख पा रहा हूं मैं लाइव चैट में। फटाफट से आ जाइए। च्यवन प्रकाश जी कह रहे वीडियो नहीं चल रहा। दोस्त लाइव टाइमिंग पूरी होने के बाद ही वीडियो चलेगा। चलिए आ जाइए फटाफट। आगे बढ़ रहे हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। डिस्कस करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों के बारे में। आ जाइए। कुछ कनेक्टिविटी का इशू था, सब कुछ ठीक कर दिया है। फटाफट से आ जाइए। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू हो गया था दोस्तों। चलिए सेशन पर दोबारा आ गए हैं। चलिए बहुत निगम चल। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप, यानी निम्न में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है। फटाफट से उत्तर दीजिए। कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है। स्पैम कर दीजिए, स्पैम फटाफट से फटाफट। यानी एक्सेल की बात हो रही है, एक्सेल के प्रश्नों की बात हो रही है। पहले का सी है, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ में देता रहूंगा कि कौन से विकल्प का क्या काम है। जिसकी जरूरत होगी उसका प्रैक्टिकल आप लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर डेटा टाइप का क्या तात्पर्य है, यानी एक्सेल में वैल्यू, कैरेक्टर, लेबल और फॉर्मूला। तो दोस्तों इट्स नॉट अ वैलिड टाइप। जो इसका सही उत्तर है वो है कैरेक्टर। क्यों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों वैल्यू क्या होती है कि जो आप वैल्यू डालते हैं, यानी आप जो नंबरिंग का यूज करेंगे वो आपकी वैल्यू कहलाएगी। और करेक्टर आपके 1 2 3 4 5 6 नहीं होते हैं, यानी करेक्टर हो गए आपके ए बी सी डी, या डिजिट को आप बोल सकते हैं करेक्टर्स। ये वैलिड डेटा टाइप नहीं है कि आपने केवल ए दे दिया किसी कॉलम में या केवल बी दे दिया, या इसको अल्फाबेट भी बोलते हैं आप। लेबल्स क्या होते हैं दोस्तों, जब आप किसी कॉलम के हेडिंग्स को, कॉलम का जो हेडिंग्स हैं यानी कॉलम के ऊपर जो आपको दिख रहा होता है, कि जैसे मैं एक्सेल की शीट पर आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि आप ऊपर ये कॉलम्स देख रहे हैं, ये अल्फाबेट के रूप में होती है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये पंक्ति का रूप है, तो ये आपके लेबल्स कहलाएंगे। तो लेबल्स भी आपका एक बेहतर करेक्टर वैलिड डेटा टाइप है। लेबल्स, फॉर्मूला, आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है करेक्टर्स, यानी वैल्यूज होती है, वैल्यू यानी नंबर, लेबल हो गए यानी एक्सेल के कॉलम और पंक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला, और फॉर्मूला तो इस्तेमाल होता ही है। तो बचा क्या दोस्तों, करेक्टर्स बचे। तो करेक्ट है इसका पहले का सी। अगला देख लेते हैं, विच टूल बार अलाउ यू टू एंटर वैल्यूज एंड फॉर्मूला, यानी किस टूल बार आपको मदद करता है किसी भी प्रकार की वैल्यू को एंटर करने में या फॉर्मूला लिखने के लिए। टाइटल बार, फॉर्मूला बार, मेन्यू बार या स्टैंडर्ड टूल बार। तो फटाफट से आंसर कीजिए। किरण यादव जी बोल रही हैं फर्स्ट क्वेश्चन ही
रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है किरण यादव जी, क्लियर कर देता हूं दोबारा। डेटा टाइप की बात पूछ रहा है, यानी ऐसा डेटा, अब आप कहेंगे कि हम तो करेक्टर्स में यानी एक्सेल में ABCD भी लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के डेटा का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जो जनरली एक्सेल में इस्तेमाल नहीं होता। वैल्यूज होती हैं, लेबल्स तो आप लेबल्स के अकॉर्डिंग ही रेफरेंस दे पाएंगे, फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, तो करेक्टर इज अ नॉट अ वैलिड, ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते हैं, वैलिड डेटा टाइप। आगे चलते हैं, फटाफट से सेकंड का आंसर दीजिए। सेकंड का बी बोल रहे हैं सभी लोग, तो बहुत सही बोल रहे हैं कि फॉर्मूला बार, एक्सेल में फॉर्मूला बार होता है दोस्तों। सभी को पता है कि एक्सेल में ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है वो फॉर्मूला बार होता है। आप किसी भी प्रकार का डेटा यहां पर इनपुट करा लें और किसी सेल में अगर आप एड्रेस देते हैं यानी फॉर्मूला देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आपका इस सेल में कौन सा फॉर्मूला लिखा है वह फॉर्मूला बार में साफ साफ आपको प्रदर्शित हो रहा है, और आप फॉर्मूला बार पर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका सही उत्तर है, यानी फॉर्मूला बार में आप ऐसा काम कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेल एड्रेस। सेल एड्रेस का सही जो तरीका है, यानी सेल एड्रेस किसे कहा जाता है, स्पैम कर दीजिए। थर्ड का प्रश्न, 20 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। फटाफट से आंसर दीजिए। थर्ड का बी, सौरभ राजपूत, मानसी जी बी कह रहे हैं कि A48। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोग सही हैं। यानी मैं बात करूं अगर एक्सेल की शीट पर आकर, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस सेल पर हूं तो इस सेल का एड्रेस हो गया बी कॉलम की चौथी पंक्ति, यानी जो करेक्ट एड्रेस है उसमें पहले कॉलम का नेम और बाद में पंक्ति का नाम आता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर एड्रेस बॉक्स, नेम बॉक्स या रेफरेंस बॉक्स में आपको प्रत्येक सेल के एड्रेस दिख रहे हैं, और सभी एड्रेसेस में पहले कॉलम का नाम और फिर पंक्ति का नाम प्रदर्शित होता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ पहले कॉलम का नाम A और बाद में पंक्ति का नाम 48। आगे चलते हैं, वी लुकअप फंक्शन यूज्ड टू। वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, लुकअप द दैट कंटेन्स V, चेक इफ टू सेल्स आर आइडेंटिकल, नन ऑफ अबव। यानी वर्टिकल लुकअप में उससे रिलेटेड स्तंभों के रूप में जो रिलेटेड डेटा होता है उस रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए, यानी उन सेलों को ढूंढने के लिए जिसमें वी हो या जो दिखने में सेम हो या नन ऑफ द अबव। फोर्थ आंसर दीजिए फटाफट। फोर्थ का आंसर खटाखट से आप लोग दे दीजिए। भैया आप सभी लोग को बता दूं कि कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। क्या करने में? आंसर देने में। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। चलिए फटाफट से आप लोग सभी आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर कर दीजिए, खटाखट 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 से आंसर दीजिए। आपके प्रश्नों का इंतजार है हम लोगों को। फोर्थ का आंसर दे रहे हैं सी। सभी लोगों को शायद प्रश्न समझ में नहीं आया, क्योंकि वी लुकअप एक प्रकार का फॉर्मूला है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है वो है फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड। यानी आपको मैंने बताया था कि वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग वर्टिकल, यानी वी का मतलब हो गया वर्टिकल रूप से डेटा को फाइंड करने के लिए किया जाता है, यानी कॉलम्स के रूप में उपस्थित डेटा को, सेम रिलेटेड डेटा को फाइंड करने के लिए। जैसे अगर आपका किसी सेल का डेटा है, उसके ठीक सामने वाले डेटा को फाइंड करने के लिए, इसके लिए बैलेंस शीट बनाकर मैं वी लुकअप फॉर्मूले को अच्छी तरीके से ऑफलाइन बैच में भी सिखा दूंगा, या अगली वीडियो में फॉर्मूले कुछ लाऊंगा जिससे कि आप आसानी से उन बातों को समझ सकें।
तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वर्टिकल लुकअप का यूज हम लोग करते हैं रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। मतलब आप किस प्रकार से अपने किसी एक निश्चित सेल को एडिट कर सकते हैं, फटाफट से उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दे दीजिए। 20 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। आप किस विकल्प की मदद से अपने सेल को एडिट नहीं कर सकते? नहीं जरूर पढ़ना है दोस्तों, सेल को एडिट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसका आंसर है अल्ट की दबाने से, यानी F2 कमांड ही सेल को एडिट करने के लिए होती है। डबल क्लिक भी करेंगे सेल पर तो भी आपका सेल एडिट मोड पे चला जाएगा, और क्लिक द फॉर्मूला बार पर भी क्लिक करने से आप यह काम कर पाएंगे। जैसे आप एक्सेल की शीट पर आते हैं, आप एक्सेल की शीट पर गए, एक्सेल की शीट पर आपने किसी सेल को एडिट करना है, तो एक्सेल की शीट पर आपने किसी सेल को जब एडिट करना है तो या तो F2 बटन दबा दीजिए, तो F2 बटन दबाकर इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। या तो किसी सेल पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो डबल क्लिक करेंगे तो भी आप डबल क्लिक करने से एडिट मोड पर उसे ले आए, ठीक हो गया। नहीं तो आप इस सेल को एडिट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बार में चले गए, यहां पर जाके आपने एडिट कर लिया। तो 3 प्रकार से तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन अल्ट बटन से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सही उत्तर इसका है अल्ट की का यूज नहीं होगा सेल को एडिट करने के लिए। आगे चलिए, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। हिंदी क्लियर कर देता हूं कि निम्न में से कौन सा पॉपुलर यानी प्रसिद्ध स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज है डॉस का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। सौरभ राजपूत जी 5A, सॉरी सर गलत आंसर दे दिया था। शिखा जी नाइस सर जी, संजना प्रजापति, चमन प्रकाश जी, सभी लोग उत्तर दें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे उतना आप लोग दिमाग लगा पाएंगे। फटाफट से आंसर दीजिए, यानी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे प्रसिद्ध स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? फटाफट। दीपा जी ने बोल दिया सी, डॉस का। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, डॉस का पूछ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का आप आंसर कर रही हैं दीपा जी, आपने बोला है 6th का सी, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का है। सौरभ राजपूत जी डी, लोटस 1 2 3, बेहतरीन। संजना प्रजापति बहुत बेहतरीन। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये बात को नोट डाउन कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल जो सॉफ्टवेयर पैकेज है वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट पैकेज। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की यानी डॉस की, तो डॉस में चलता है लोटस 1 2 3। तो ये स्प्रेडशीट का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था और उसमें यूज होता है। फाइल क्रिएटेड विद लोटस 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन। अब प्रश्न है लोटस 1 2 3 किसका है? लोटस 1 2 3 किसका था? लोटस 1 2 3 था डॉस का, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। लेकिन यहां पूछ रहा है उसका एक्सटेंशन, विस्तारक रूप। बता दीजिए 7th का क्वेश्चन, स्पैम करिए फटाफट से सभी लोग। गोल्डी राजपूत, बड़ी मेहनत कर दी आपने लिखने में कि पता नहीं सर जी। दोस्त आंसर लगा के तुक्का भी लगा सकते थे, क्योंकि आपकी परीक्षा में पता नहीं सर जी वाला विकल्प मौजूद नहीं होगा मेरे भाई। कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही बैठे हैं। तो फाइल क्रिएटेड विद लोटस 1 2 3 हैव एन एक्सटेंशन। तो दोस्तों एक्सटेंशन होता है 1 2 3, यानी जब आप लोटस 1 2 3 एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है,
जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है उसके लिए बनाया गया था। उसका फाइल का जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो है 123 इज अ करेक्ट आंसर। रेड ट्राइंगल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ अ सेल इंडिकेट्स, यानी आप एक सेल के दाईं तरफ ऊपर की ओर एक लाल कलर का त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज प्रदर्शित होता है, वो किसको इंडिकेट करता है, किस बात को इंडिकेट करता है? आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए फटाफट से। 8वां प्रश्न आपके सामने है, फटाफट सभी लोग 8वां प्रश्न का जवाब दीजिए। यानी लाल कलर का एक ट्रायंगल प्रदर्शित होता है। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, पहले आप लोगों की समझ लूं कि आप लोगों को कितना क्लियर है बात। फटाफट से 8th का आंसर जैसे आने शुरू होंगे मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। 8th का बी, गोल्डी राजपूत जी, बी, देयर इज ए कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल। तो दोस्तों दिस इज अ करेक्ट आंसर। बात क्या हो रही है दोस्तों, बात किस प्रकार से है कि एक्सेल में आ जाते हैं। यदि आपको किसी सेल पर कमेंट देना है, मान लीजिए इस सेल पर कमेंट देना है, तो कमेंट देने के लिए मैं कहां गया, रिव्यू में, और मैंने क्या, न्यू कमेंट पर क्लिक, और मैंने यहां पर कोई कमेंट दे दिया। ये जो दिख रहा है ये आपको सेल टिप एरिया है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आपको इस सेल के राइट हैंड साइड ऊपर की ओर कुछ दिखाई दे रहा है, यानी रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा है दोस्तों, इसी की बात हो रही है। यानी ये इंडिकेट करता है किसको, कि इस सेल में क्या लगा है, कमेंट लगा है। तो प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार से बनेंगे कि रेड ट्रायंगल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ सेल इंडिकेट करता है कि वहां पर कमेंट लगा है उस सेल के साथ। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉनकैटिनेटिंग ऑपरेटर। दोस्तों ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कॉनकैटिनेट फंक्शन की तरह कार्य करता है? आंसर दीजिए 9th फटाफट से। अगर आप लोगों को प्रश्न विद प्रैक्टिकल का ये सेशन समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक थम्स अप तो बनता है। आप थम्स अप बनाकर एक कमेंट में इमोजी, थम्स अप इमोजी बनाकर मुझे इस बात का इंडिकेशन दे सकते हैं कि जिस प्रकार से कमेंट इंडिकेट कर रहा था रेड ट्रायंगल से, आप भी इंडिकेशन दे सकते हैं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से कन्वे हो रही है और आप समझ रहे हैं। लाइव सेशन चल रहा है दोस्तों, आपके प्रश्न हमारे जवाब, ये आप लोगों के लिए बहुत मंथन करके चीजें फाइंड आउट की जा रही हैं। प्रश्न है, ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कॉनकैटिंग फंक्शन की तरह कार्य करता है? सभी लोगों का आंसर आ गया, एम्परसेंड यानी एंड ऑपरेटर यानी टेक्स्ट ऑपरेटर जो 7 नंबर कुंजी पटल पर उपस्थित होता है। एंड कॉनकैटिनेटिंग फंक्शन या कॉनकैटिनेट फंक्शन या एंड ऑपरेटर का कार्य अब 2 अलग अलग सेलों में उपस्थित डेटा को आपस में मर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बेहतरीन, आप लोगों के थम्स अप करने से बहुत ही ऊर्जा प्राप्त हुई दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हेन ए फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन अ सेल इट डिस्प्लेस। ये आज ही मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। यानी ऐसा कौन सा, मतलब इस फॉर्मेटेड में ऐसा कौन सा जो सिंबल है जो प्रदर्शित होगा कि जो सेल में क्या ना हो, फिट ना हो, तो क्या एरर प्रदर्शित होगी? फटाफट से आंसर दीजिए। एरर की बात कर रहा है। 10वें का प्रश्न सभी स्टूडेंट्स दे देंगे, 10th प्रश्न का फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। यानी कोई सेल में उपस्थित डेटा अधिक बड़ा है, सेल की चौड़ाई कम चौड़ी है, यानी लेखन कार्य उसकी चौड़ाई में फिट नहीं हो पा रहा है, तो कौन सी एरर प्रदर्शित होगी? इजी है, इसमें आपके हैश प्रदर्शित होंगे। यानी जब दोस्तों सेल में डेटा अधिक होता है और उसमें सेल कम चौड़ा होता है तो इस प्रकार की एरर प्रदर्शित होती है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एक्सेल इज, यानी आप एक्सेल के अंदर पहले से उपस्थित फॉर्मूले को और किस नाम से जानते हो? यह भी मैंने कई बार आपको बताया है, यानी फॉर्मूले का दूसरा नाम बताना है। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से बात पता होगी। 11th प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग दे दीजिए, फटाफट से उत्तर दे दीजिए। आपको मुश्किल से हार्डली 10 to 15 सेकंड ही मैं प्रदान करूंगा दोस्तों। 11th का सी,
काफी लोग बोल रहे हैं 11वें का सी। संजू सागर जी ने 11 का सी बोला है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो फंक्शन ही है। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों, फॉर्मूले को ही फंक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी आप जनरली फॉर्मूला बोलते हैं ऑपरेटर्स को और फंक्शंस बोलते हैं सम, प्रोडक्ट, एवरेज, काउंट, ये सब आपके फंक्शंस कहलाते हैं। जिस प्रकार इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट प्लस F3। जैसे आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें आपके सभी प्रकार के फॉर्मूले प्रदर्शित हो रहे हैं। जिनको आपका दिमाग फॉर्मूला मानता है दोस्तों, वही आपके फंक्शन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। विच टर्म इज यूज्ड टू ज्वाइन द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल, यानी दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़ने के लिए निम्न में से इस्तेमाल किया जाने वाला विकल्प कौन सा है? फटाफट से स्पैम कर दीजिए 12वें का उत्तर, खटाखट आप लोग उत्तर दीजिए। 12th फटाफट उत्तर दे दीजिए। विच टर्म इज यूज्ड टू ज्वाइन द सेलेक्टेड सेल, यानी दो या दो से अधिक सेलों को आपस में मर्ज करने के लिए विकल्प है 12वां का आंसर डी डी डी, मर्ज। बहुत बेहतरीन, मर्ज। दोस्तों क्या बात हो रही है यहां पर, यानी जब हम बात करें दो या दो से अधिक सेलों की, यानी ये कई सारे आपने यहां पर सेल ले लिए और आप इसको मर्ज करना चाहते हैं, आप इसको मर्ज कर एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज एंड सेंटर। आपके मर्ज इतने टाइप के होते हैं, मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। तो आप मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग करेंगे तो मर्ज के साथ लेखन कार्य बीचों बीच आ जाएगा। मर्ज अक्रॉस से केवल कॉलम मर्ज होंगे, पंक्तियां नहीं। मर्ज सेल से आपका लेखन कार्य मतलब कंप्लीट सेल आपके मर्ज हो जाएंगे। आप मर्ज सेल का इस्तेमाल करिए तो आप देखेंगे ये सारे सेल आपस में मर्ज हो गए हैं और ये टोटल में एक सेल बन गया है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है मर्ज। आगे चलते हैं। व्हाट इज द लास्ट कॉमन ऑफ एन एक्सेल 2007 वर्कशीट? लास्ट कॉलम का नाम बताना है एक्सेल 2007 में, फटाफट से बता दीजिए। सभी लोग बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। राज सूर्यवंशी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरा ही आंसर लिख दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिर्फ ABCD से भी काम चल जाएगा। काफी हमारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों मेहनत सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आप लोगों को बातें क्लियर हो, आप लोग प्रश्न से कंफ्यूज ना हो। इतने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने इसलिए लाए जा रहे हैं। इस तरीके से आपकी अगर अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करा दी तो आप बोलते हैं ना कि तोते उड़ा देंगे, लेकिन आपके पीछे शायद ऐसे कोई पढ़ता नहीं है। दोस्तों बात पैसे की नहीं है, बात है मेहनत कराने की। आप लोग जिस एज में हैं, आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेहनत करवाने वाला आपके साथ नहीं लगता, वो कुछ कारण बनता है, नेगेटिविटी आती है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने पोर्शन की तो रील उधेड़ ही देंगे। चलिए दोस्तों फटाफट से आंसर कीजिए 13वां प्रश्न का। सभी लोग XFD बोल रहे हैं, तो मैं यहां आप लोगों को बताना चाहूंगा मीनाक्षी जी ने उत्तर दिया है 13 का A। बहुत बेहतरीन, आज शायद आप क्लास में भी थे। तो दोस्तों मैं क्लियर करूं, ये प्रश्न है 2007 से, तो मीनाक्षी जी को मैं क्लियर कर दूं। मीनाक्षी जी ने आंसर किया है 13 का A। मीनाक्षी जी 13 का A आंसर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 2003 या 3 से पहले के जितने भी एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें जो अंतिम कॉलम था वो IV था। लेकिन 2007 और 7 के बाद जितने भी संस्करण आए, 2010, 2013, 2016, 19, 21, उन सभी में जो अंतिम कॉलम है वो आपका XFD है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपको अगर दिखाऊं एक्सेल की शीट तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट कॉलम आपको यहां पर XFD प्रदर्शित हो रहा है। पहला कॉलम A और लास्ट कॉलम XFD है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द लास्ट कॉलम्स ऑफ द एक्सेल 2003 वर्कशीट। तो उम्मीद है अब जो आंसर दिया था आपने अब दे सकती हैं मीनाक्षी जी, अब आपका उत्तर सही हो जाएगा कि अब पूछ रहा है एक्सेल 2003 वर्कशीट में अंतिम कॉलम का नाम।
संजना प्रजापति जी पूछ रही है लाइव सेशन में एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रहा है, इसका जवाब हम आपको कल देंगे क्लास में। फटाफट से 14वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। 14 का ए। अब हुई ना बात, अब सब लोग ए देंगे। जिन जिन ने ए दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों 2003 और उससे पहले के संस्करण में जो कॉलम है वो आईवी है, यानी 256 कॉलम होते हैं और लास्ट कॉलम का जो नाम है वो आईवी होता है। आगे चलते हैं। बाय मिस्टेक यू डिलीट अ रिकॉर्ड इन अ शीट, विच कमांड कैन बी यूज टू रिस्टोर इट इमीडिएटली। गलती से अगर आप किसी रिकॉर्ड को एंटर करते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है और वो गलती से डिलीट हो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? आंसर आपको पता है। मजा तो तब है कि कमेंट में आप स्पैम कर दीजिए उसकी शॉर्टकट कमांड। फटाफट से आंसर जो है उसकी कमांड क्या होती है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे तो मजा ही आ जाएगा। बाय मिस्टेक अगर आपसे कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो उसे आप कैसे वापस लाएंगे? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है अंडू, और अंडू की शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से आप हाल ही में किसी कार्य को, रिकॉर्ड किए गए कार्य को अगर गलत हो जाता है तो उसे वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों क्या बात हो रही है, जैसे आपने कुछ लिखा, सपोज दैट ये डेटा लिखा और बाय मिस्टेक कुछ डेटा मुझसे, इतना डेटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मुझे बाय मिस्टेक ये डेटा डिलीट हो गया तो इसे वापस लाना है, तो मैं सिंपल ही क्या काम करूंगा, मैं यहां से अंडू का चुनाव कर लूंगा या कंट्रोल जेड दबा दूंगा। तो आप देखेंगे जैसे आपने अंडू पर क्लिक किया तो आपका जो डेटा बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था वो वापस आ गया है। तो राइट आंसर हो गया अंडू। आगे चलते हैं दोस्तों। गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड, यानी अगर आप किसी अन्य शीट का डेटा किसी अन्य शीट में यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, अपडेटिंग या फंक्शनिंग। उत्तर दीजिए 16 का। सभी लोगों ने कमांड स्पैम करी है, बहुत बहुत। सौरभ राजपूत जी ने तो रिडू की भी कमांड मेंशन कर दी है, बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसा प्यार दिखा रहे हैं। फटाफट से बता दीजिए। 16वें प्रश्न का उत्तर की तकरार है। 16वां प्रश्न, सौरभ राजपूत जी का आंसर आ गया बी, रेफरेंसिंग। तो दोस्तों बात बिल्कुल सही है, यानी अगर आप एक शीट में मान लीजिए यहां पर आप कुछ काम कर रहे हैं, यहां पर 45 लिख दिया, एक शीट मैंने और ऐड कर ली और उस शीट को मैंने ऐड करने के बाद ये देखिए, और यहां पर थोड़ा जूम कर लेता हूं और यहां पर भी मैंने एक डेटा लिख दिया, तो मैं इसमें एडिशन कराना चाहता हूं तो लगा दूंगा सम का फॉर्मूला बराबर, या फिर सिंपल बराबर का चिन्ह, 45 पर निशान, E23 प्लस का सिंबल, शीट 2 पर गया और जैसे 43 पर मैंने क्लिक किया तो दोस्तों देखिए शीट 1 पर क्या आया लिखा हुआ कि E23 तो ये रहा, लेकिन प्लस शीट 1/B3, यानी एक जो शीट अन्य है उस शीट पर B3 कॉलम में एक डेटा है, उस डेटा को यानी शीट 2 के डेटा ऊपर आप देख सकते हो, जूम इन करके मैं आपको यहां पर दिखा देना चाहता हूं कि आप जूम इन करके ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या बोल रहा है ये कि शीट 2 में B3 कॉलम का डेटा, तो दूसरी शीट में उपस्थित सेल का रेफरेंस कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होता है और जैसे हम उसको एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपका उत्तर यहां पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां पर दोबारा से मैं यहां पर शीट 1 नहीं है दोस्तों, यहां पर शीट 2 है, तो शीट 2 पर जैसे एंटर मारेंगे तो 88 हो गया, यानी E23 मतलब 45 और शीट 2 पर जो डेटा है वो 43, 45 और 43 होता है 88, यानी 43 45 आपका 88 होता है। दोस्तों ये कहलाता है आपका रेफरेंसिंग। तो 16वें का बी आंसर है। आगे चलिए अगला देख लेते हैं। कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड। दोस्तों जो आप सेल पर कमेंट देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप या सॉफ्ट टिप? बताइए फटाफट। चमन प्रकाश जी क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए ममता चौधरी जी गुड इवनिंग, लेट हो गए थोड़ा सा आज आप। चलिए फटाफट से चलिए आंसर दीजिए, फटाफट 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 सभी लोग।
सभी लोग आंसर देते हैं तो आपका आंसर हमें मोटिवेशन देता है। चलिए फटाफट फटाफट। यानी दोस्तों यहां पर जो आप बैठे हो हम लोगों के साथ, एक तरीके का आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। यानी कोई डाउट है तो आप उस डाउट को भी क्लियर कर पा रहे हो। 17th का आंसर आ गया स्मार्ट टिप। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो चीजें आपको क्लियर नहीं है वो नोट डाउन कर दीजिएगा। मैं एक बात आपको नई बताने वाला हूं कि अगर आप किसी सेल पर कमेंट देते हैं तो उस कमेंट के बगल में जो आपको डब्बा नजर आता है वो सेल टिप होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सेल टिप है। मैं बता देता हूं किस प्रकार से। जैसे आपने कमेंट दिया था, जैसे आपने इस पर माउस पॉइंटर ले गए तो एक डब्बा यहां पर उत्पन्न हो रहा है, वर्ड में ओपन होता था स्क्रीन टिप, फुटनोट और एंड नोट में। इसमें इस बॉक्स को आप लोग सेल टिप के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा बात, जो इसका राइट आंसर है वो है सेल टिप। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? मतलब सबसे पुराना स्प्रेडशीट का पैकेज यानी सॉफ्टवेयर कौन सा है? फटाफट से आप लोग आंसर करिए, फटाफट। विजीकैल्क है, लोटस 123, एक्सेल या स्टार कैल्क? तो दोस्तों मैं आपको ये जानकारी दे दूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते रहिएगा कि दोस्तों सबसे पुराना जो स्प्रेडशीट पैकेज है वो विजीकैल्क है। विजीकैल्क ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो एक्सेल की भांति कार्य करता है और यह सबसे पुराना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज है। विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू टू? मतलब किस ऑप्शन की मदद से आप अपनी विंडो को दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं? फॉर्मेट में जाके विंडो के चुनाव से, व्यू में जाके विंडो के अंदर स्प्लिट में, विंडो के अंदर स्प्लिट में या व्यू के अंदर स्प्लिट में। तो किस टैब में होता है स्प्लिट, ये बता दीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। सेल टिप की बात हो रही है, सेल टूल नहीं, सेल टिप। यस 19 प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट से। यानी किस ऑप्शन की मदद से आप अपनी एक्सेल की विंडो को दो भागों में तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं? 20वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, फटाफट से आंसर दीजिए। 19वें का बी सभी लोगों ने लिख दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो व्यू में। व्यू में दोस्तों विंडो नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, टैब नहीं है। तो व्यू में जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा स्प्लिट, आप देख सकते हैं। व्यू के अंदर विंडो ग्रुप है और स्प्लिट ऑप्शन है। तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसकी बात हो रही है। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर फॉर्मेट विंडो है, व्यू विंडो है, विंडो स्प्लिट है। तो आप यहां पर ऑप्शंस अगर इस तरीके का आएगा तो अब आप कहेंगे कि विंडो के अंदर स्प्लिट है या व्यू के अंदर। तो हमें शुरुआत में प्राथमिकता देनी है रिबन को। किसको देनी है प्राथमिकता? रिबन को। नहीं तो दोस्तों इन प्रश्नों में एक प्रश्न आपका इस प्रकार से आएगा कि सी व डी दोनों। क्यों? क्योंकि इस बात को मैं आपको क्लियर करा देता हूं किस प्रकार से। चलते हैं एक्सेल की शीट पर। ये एक्सेल की शीट आ गई, बात हो रही थी किसकी? स्प्लिट की। व्यू आपको टैब दिख रहा है, ठीक हो गया। विंडो आपको क्या दिख रहा है? ग्रुप दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर आपका स्प्लिट है। तो सीरीज क्या होनी चाहिए थी? व्यू टैब, विंडो हमारा ग्रुप और उसके बाद स्प्लिट। यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर विंडो के अंदर स्प्लिट है और व्यू के अंदर स्प्लिट है। तो ये ग्रुप है, ये एक मेन्यू। यानी इस प्रश्न को आप अगर सही करना चाहेंगे तो आंसर होगा व्यू स्प्लिट, नहीं तो विंडो स्प्लिट भी ठीक है। तो आपको एक पांचवा विकल्प मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ऑप्शनल 5.1 है। तो आपका सही उत्तर होता सी व डी दोनों, क्योंकि व्यू हमारा टैब हो गया, उसके अंदर विंडो ग्रुप है, देन स्प्लिट से दो भागों में तोड़ता है। अब आपको स्प्लिट करके दिखा देता हूं। आप अपना कर्सर रखिए और जैसे आप उस पर स्प्लिट करेंगे तो आपका जो कर्सर है उसके ठीक ऊपर और बाईं तरफ से आपकी जो पूरा शीट है वो टूट गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्प्लिट होने का मतलब है टूट जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिमूव स्प्लिट कर देंगे। यहां से स्प्लिट को हटा दीजिए तो रिमूव स्प्लिट हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल, बार, पाई, लाइन या फंक्शन। मतलब बात कर रहे हैं किस बात की, कि एक्सेल का चार्ट रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू को, ओनली वन वैल्यू, यानी निम्न में से ऐसा कौन सा चार्ट है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देगा चार्ट के रूप में। 19th क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। उम्मीद है मेरे बारी अब आपको समझ में आ गया होगा। संजना जी, ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है, यानी इस तरीके का प्रश्न आप मानिए कि अगर पेपर में आ गया तो उसमें पांचवा विकल्प होगा सी व डी दोनों, क्योंकि ये दोनों ही वरीयता के काबिल हैं, क्योंकि विंडो ग्रुप हो गया, व्यू हमारा टैब हो गया और स्प्लिट विकल्प हो गया। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर बात करें इस प्रश्न की तो वरीयता हमें किसको देनी है, यानी बात करें तो अगर किसी बेटे को या किसी बच्चे की पहचान होती है तो उसके पिता से होती है, तो उसके टॉप ऑफ द लेवल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो व्यू टैब है जिसके अंदर स्प्लिट होता है, इसीलिए व्यू स्प्लिट इज द राइट आंसर। 20वां प्रश्न, सी बोल रहे हैं सभी 20वें प्रश्न के लिए। ऐसा कौन सा चार्ट है जो एक वैल्यू का चार्ट बना दे, एक डेटा का, तो दोस्तों और वो बेहतर भी लगे, ऐसा नहीं, जबरदस्ती करने वाला कोई काम नहीं है, जो बेहतर भी लगे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पाई। पाई चार्ट कैसे बनाएगा देख लेते हैं कि आपने कोई एक डेटा लिया, सिंपली यहां पर मैंने कोई डेटा ले लेता हूं, सपोज दैट यहां पर आपको लिखना है अज्जू, और एक इनपुट ले लिया आपने 33 और सेलेक्ट कर देंगे इस डेटा को, और आपको इंसर्ट में जाना है और पाई का चुनाव करना है। और जैसे ही आप पाई चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कि एक डेटा के आधार पर यहां पर चार्ट क्रिएट हो गया, पाई चार्ट ड्रॉ हो चुका है। यानी ऐसा कौन सा चार्ट है जो एक वैल्यू पर भी ड्रॉ हो जाएगा, यानी एक बात को दर्शा पाएंगे जिसे आसानी से, तो दोस्तों वो है आपका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट की मदद से आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं तो उत्तर आपको मिल गया होगा कि पाई चार्ट इज द करेक्ट आंसर। इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो, यानी ये एक्सेल विंडो के टॉप पर दिखाई देती है। क्या चीज दिखाई देती है, टाइटल बार, फॉर्मूला बार, वर्कशीट टैब, या टॉप पर नहीं दोस्तों, प्रश्न है बॉटम पर। लाइव चल रहा है, आप लोग प्रश्न को पढ़ पा रहे होंगे। इट अपीयर्स एट द बॉटम, यानी सॉफ्टवेयर के सबसे तल की बात हो रही है, बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। नीचे क्या दिखाई देता है, टाइटल बार, तो सबसे ऊपर दिखाई देता है। अगर बात होती टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो तो आंसर होता टाइटल बार, लेकिन प्रश्न है यहां पर बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। एक्सेल की विंडो में सबसे नीचे तो जो लास्ट पंक्ति होती है वो तो स्टेटस बार होता है, लेकिन स्टेटस बार तो है ही नहीं विकल्प में, तो विकल्पों के आधार पर भी कई बार आपको आंसर देना पड़ेगा। 21st का आंसर बोल रहे हैं टाइटल बार। अनिल सैनी जी, ऊपर की नहीं नीचे की बात हो रही है, नीचे के लिए आंसर दीजिए। सी, वर्कशीट टैब, बहुत बेहतरीन, जिसने सी किया है वो सही है, यानी बात हो रही है ये। सो स्टेटस बार के ठीक ऊपर आपको जो एरिया दिख रहा है वो शीट टैब है, जो शीट का नाम बताता है कि कौन सी शीट है, कितनी शीट है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो गया आपका वर्कशीट टैब। इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज अ, यानी आप परफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन को स्प्रेडशीट के अंदर तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आप फॉर्मूला परफॉर्म करना चाहते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, आप टेबल का यूज करना चाहते हैं, फील्ड का, लेबल का, तो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अवयव कौन सा है, 22। फटाफट 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, 10 सेकंड है आप लोगों के पास उत्तर देने के लिए, फटाफट से आंसर दे दीजिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो फॉर्मूला है, यानी कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला या फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना आप किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर है फॉर्मूला, 22 का बी। आगे बढ़ते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल डिस्प्लेज दैट एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल, मतलब एमएस एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां प्रदर्शित होता है। देखो दोस्तों मैं प्रश्न को इजी कर देता हूं आप लोगों के लिए, तो फिर भी अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे तो दिक्कत का विषय
हो जाएगा। यानी प्रश्न है विच कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल में डिस्प्ले होता है जहां पर एक्टिव सेल का एड्रेस, उस स्थान को क्या बोलेंगे? 23 का करेक्ट उत्तर आप लोगों से मांगना चाह रहा हूं मैं। फटाफट से आप लोग सभी उत्तर दे दीजिए। आप सभी लोगों को मैं यहां पर कमेंट में लाइव देख पा रहा हूं। तुम्हारा एक एक पूछा गई बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपकी सुन रहा हूं। 23 का आंसर आ चुका है। तो आंसर है दोस्तों नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के और नाम क्या है? एड्रेस बॉक्स है, रेफरेंस बॉक्स है। ये कहां होता है दोस्तों? एक्सेल में बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं ये होता है क्या? नेम बॉक्स, जो आपके सेल का एड्रेस बताता है चिल्ला चिल्ला के। यानी किसी भी सेल पर आप कर्सर रखेंगे तो वो उसका एड्रेस यहां पर बताएगा। लेफ्ट पे फॉर्मूला बार के बाईं ओर ये उपस्थित होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो नेम बॉक्स होता है। चलिए, हाउ मेनी रोज एमएस एक्सेल में 2003 में कितनी पंक्तियां होती हैं? आज ही क्लियर कराया है आप लोगों को। 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न, फटाफट से आंसर दे दीजिए। फटाफट फटाफट से आंसर दे दीजिए सभी लोग। हाउ मेनी रोज, पंक्तियों की बात हो रही है, 2003 संस्करण में कितनी पंक्तियां होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होती है 65,536 पंक्तियां। यानी 65,536 पंक्तियां होती हैं एक्सेल 2003 में। और 2003 के बाद जो सॉफ्टवेयर आए हैं उसमें 10,48,576 पंक्तियां होती हैं। उम्मीद है बात तो आपको याद हो ही गई होगी। हाउ मेनी कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट लेबल्ड? हाउ आर कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट लेबल्ड? बताइए भैया। यानी एक्सेल के जो कॉलम्स होते हैं, चलिए 25वें प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए, फिर मैं डिस्क्राइब करता हूं कि ये क्या कह रहा है। 25वां प्रश्न फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से 25वें प्रश्न का आंसर दीजिए। सी, वेरी गुड। बात हो रही है इंग्लिश अल्फाबेट। आंसर है, क्या कह रहा है कि कॉलम को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? आपके अल्फाबेट को प्रदर्शित करते हैं एबीसीडी, और पंक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के नंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लिश अल्फाबेट। कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका तो आंसर बच्चा भी बता देगा। उम्मीद है 26वें प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसा कि अभी बात हुई थी कि कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट, तो पंक्तियों को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स। नंबर 26वें प्रश्न का सही उत्तर है। 27वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द वर्कशीट विच इज करेंटली इन यूज्ड कॉल्ड? यानी आप जिस वर्कशीट पर करंट में काम कर रहे हैं उस वर्कशीट को किस नाम से जाना जाता है? एक्टिव सेल, एक्टिव वर्कशीट, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए और बी? फटाफट से 27वें प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दीजिए। 27वें प्रश्न का उत्तर दीजिए खटाखट खटाखट। तो दोस्तों बात क्या हो रही है कि आप व्हाट इज द वर्कशीट विच इज करंटली इन यूज, जो करंट में यूज हो रही है। तो दोस्तों जिस वर्कशीट पर मैं करंटली काम कर रहा हूं वो एक्टिव वर्कशीट ही कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्टिव वर्कशीट। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वर्कशीट है जिसमें आप करंटली काम कर रहे हैं वो एक्टिव वर्कशीट ही कहलाती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल? यानी एक्टिव सेल का कंटेंट कहां दिखाई देता है? एक्टिव सेल का कंटेंट कहां दिखाई देगा? नेम बॉक्स में, फॉर्मूला बार में, मेन्यू बार में, या स्टेटस बार में? फटाफट से आंसर दे दीजिए। प्रश्न है 28 की बात हो रही है। फटाफट से आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ एक्टिव सेल? यानी एक्टिव सेल में उपस्थित कंटेंट कहां डिस्प्ले होगा? तो आंसर है नेम बॉक्स में। यानी आप ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। दोस्तों कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल जो सही उत्तर है, तो आंसर नेम बॉक्स होगा। बात हो रही है अगर वो बात करता, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मूला बार। प्रश्न क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल? यानी आपके जो कंटेंट है उसका जो डेटा है
वो कहां शो होगा? वो होगा फॉर्मूला बार में, क्योंकि नेम बॉक्स केवल सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। प्रैक्टिकल से समझते हैं हम लोग कि क्या बात हो रही है, कि बात हो रहा है कि जैसे आपने कुछ डेटा यहां पर लिख दिया, ये डेटा लिख दिया, यहां पर इतना डेटा लिख दिया, यहां पर मैंने इतना डेटा लिख दिया, और जब मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूं तो आप एक बात देखिए, ये मैं जूम इन कर देता हूं आप लोगों को, तो सिंपली से एक बात बताइए कि जो हमारा सिलेक्शन है इसमें ये एरिया एक्टिव सेल कहलाता है। इस एक्टिव सेल में उपस्थित कंपोनेंट यानी जो डेटा है वो यहां दिख रहा है कि यहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? वो नेम बॉक्स में दिख रहा है कि वो फॉर्मूला बार में दिख रहा है? तो डेटा, एक्टिव सेल का जो डेटा है वो फॉर्मूला बार में आपके प्रदर्शित हो रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका फॉर्मूला बार। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। 28वां प्रश्न अगर आप समझ गए हैं तो थम्स अप बनाकर बिल्कुल मुझे कंफर्म करा दीजिए कि आपको ये बात क्लियर है। मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दी कि कंपोनेंट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। कंटेंट की बात हो रही है। कंटेंट का मतलब होता है दोस्तों उसमें उपस्थित डेटा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो फटाफट से आप आंसर थम्स अप बना के बता दीजिए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल, यानी एक्सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? फटाफट से बता दीजिए। 29। किरण यादव जी कह रही हैं ओ बच गए, बच गया। ठीक है किरण यादव जी, अच्छा फटाफट से आंसर दीजिए। 29 का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आप सभी का। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी इसमें से एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट कौन सी? बताइए। कॉलम्स हैं, रोज हैं, सेल्स हैं या रेंज है? कॉलम्स स्तंभ हो गए आपके, रोज पंक्तियां, सेल्स हो गए डब्बे यानी चकोर जो बॉक्स होते हैं, और रेंज हो गई कहीं किसी सेल से लेकर किसी सेल तक का जो रेंज होगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो दोस्तों सेल होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ये सेल हो गया, ये कॉलम है बड़ी यूनिट, ये पंक्ति है, और रेंज तो कहीं से कहीं तक भी हो सकती है। तो सबसे छोटी जो यूनिट है ये सेल्स एरिया कहलाता है। तो राइट आंसर है आपका सेल। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी शीट्स डज एन एक्सेल विंडो डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में कितनी शीट्स प्रदर्शित होती हैं? फटाफट से आंसर दीजिए। प्रश्न आपके सामने 30वां है। 10 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। 30वें प्रश्न को फटाफट से आंसर स्पैम कर दीजिए। तो मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों आपको बात को। हम 2019 पढ़ रहे हैं दोस्तों। 2019 में प्रिपरेशन चल रही है हम लोगों की। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें काम करने के लिए डिफॉल्ट रूप से एक शीट प्राप्त होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं यहां पर एक्सेल की विंडो दिख रहा हूं कि अगर आप कंट्रोल एन दबाते हैं तो आपको एक एक्सेल की नई वर्कबुक आपके सामने देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट रूप से कितनी शीट मिली? एक शीट आपको यहां पर प्राप्त हुई कार्य करने के लिए। लेकिन मैं बात करूं 2010 की, 2007 की, तो दोस्तों उसमें डिफॉल्ट रूप से कार्य करने के लिए शीट मिलती है 3। कितनी शीटें मिलती हैं? 3 शीटें मिलती हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि प्रश्न में अगर प्रश्न में मेंशन किया है संस्करण तो क्लियरली आप उस हिसाब से आंसर देंगे। 2007 में, 2010 में आपके जो शीटें हैं वो 3 शीटें डिफॉल्ट रूप से कार्य करने के लिए मिलती हैं। लेकिन 2019 जो लेटेस्ट संस्करण है उसमें कार्य करने के लिए मिलती है एक शीट। तो फिलहाल 19 के हिसाब से आंसर हो गया एक शीट प्राप्त होती है। 2007 पूछेगा, 2010 पूछेगा तो उसमें 3 शीटें डिफॉल्ट रूप से कार्य करने के लिए प्राप्त होंगी। विच ऑफ दीज? एक्सेल का कोई वर्जन नहीं दिया तो हम 2019 के अकॉर्डिंग। यस यस मानसी शर्मा जी, अगर कोई भी आपको संस्करण नहीं मिला तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कहानी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में नहीं भी गई तो वो गलत नहीं है, लेकिन आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अनुसार उत्तर लगाना है। यानी बात वो पूछी जा रही है क्योंकि अगर वो कोई आपको मेंशन नहीं कर रहा वर्जन तो आपको लेटेस्ट के अनुसार लगाना है। लेकिन अगर वो पुरानी बात करेगा, पिछली बात पूछेगा तो आपको वो वर्जन देगा, वर्जन के अनुसार आप उसका आंसर लगाएंगे, जैसे मैंने क्लियर किया है। नहीं दे रहा तो यानी वो 365 की बात कर रहा है, 365 देगा तो मेंशन करेगा, नहीं तो 19 के हिसाब से आंसर लगा दीजिएगा भगवान का नाम लेकर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज आर द डेटा टाइप ऑफ एमएस एक्सेल? कौन सा डेटा टाइप है
विच ऑफ दीज इज द डेटा टाइप ऑफ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल का डेटा टाइप कौन सा है, मतलब एमएस एक्सेल में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? फटाफट आंसर दे दीजिए। चमन प्रकाश जी धन्यवाद। इंटरेस्टिंग तो होगा, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम जो बैठे हैं आपके सामने, फटाफट से आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहिए, इंटरेस्टिंग तो और बनेगा। पेपर का हलवा आप लोगों से अवश्य बनवाऊंगा मैं। फटाफट से आंसर दीजिए 31 का डी। बहुत बेहतरीन, जो लोग डी कह रहे हैं जबरदस्त कह रहे हैं, यानी नंबर्स भी यूज होते हैं, टेक्स्ट भी यूज होता है, फॉर्मूला भी यूज होता है, सभी चीजें यूज होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ एमएस एक्सेल? बच्चों वाला प्रश्न, फटाफट से बता दीजिए। यानी बाय डिफॉल्ट जो किसका नाम है? एमएस एक्सेल का। अब इसने सिर्फ एमएस एक्सेल कह दिया, फाइल नेम बोल दिया, तो फाइल नेम से क्लियर होना चाहिए कि पूरे सॉफ्टवेयर की फाइल नेम की बात हो रही है, यानी आपके पूरे वर्कबुक की बात हो रही है। वर्कबुक का डिफॉल्ट नाम क्या होगा? शीट 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1 या एक्सेल 1? फटाफट से आंसर दीजिए। 32 आंसर आने शुरू नहीं हुए हैं भैया। 32 फटाफट फटाफट, स्पैम इट स्पैम इट। 32 का बी, गुड वन। दोस्तों यानी जब आप काम करने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं टाइटल बार पर जो डिफॉल्ट रूप से जो नाम होता है वो बुक 1 होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये टाइटल हो गया, यानी एक्सेल का सॉफ्टवेयर। बाजू में है सब टाइटल, यानी सॉफ्टवेयर का नाम, यानी आपके किसका नाम? आपके सॉफ्टवेयर का नाम ये रहा, ये आपके स्प्रेडशीट का नाम है, वर्कबुक का नाम है। तो आंसर बुक 1 इज द करेक्ट आंसर। In MS Excel, the keyword shortcut for creating a chart, चार्ट की शॉर्टकट कमांड फटाफट बता दीजिए। संजना प्रजापति जी बुक 1 सही है। आरती सोनू, जसीम खान जी बी बता रहे हैं, बुक 1 ठीक है, बहुत बढ़िया जसीम खान जी। सुमित कुमार बी। चलिए अगला प्रश्न बता दीजिए। 33 की बात कर रहे हैं, चार्ट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो दोस्तों जब डायरेक्ट चार्ट क्रिएट करना है तो डिफॉल्ट रूप से जो चार्ट बनता है वो कौन सा बनता है, जरा कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट में बता दीजिए। शॉर्टकट कमांड है F11 चार्ट क्रिएट करने की। लेकिन ये बात मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि F11 से चार्ट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट रूप से कौन सा चार्ट क्रिएट होगा, जरा कमेंट में बता दीजिए, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं। तो चलिए भैया, अगर हमारे पास यहां पर कुछ डेटा है, हमने यहां पर डेटा ले लिया राम, श्याम और सीता। तो देखिए यहां पर हमने डेटा ले लिया 10, 20, 30। कमेंट पढ़ूंगा अभी, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कौन सा चार्ट डिफॉल्ट रूप से बनता है। किसी ने भी अभी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है। तो जैसे ही मैं F11 कुंजी प्रेस करूंगा, F11 शॉर्टकट कमांड, तो हमारे सामने कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो डिफॉल्ट रूप से F11 कुंजी दबाने पर जो चार्ट क्रिएट होता है वो दोस्तों वो होता है कॉलम चार्ट। तो F11 शॉर्टकट कमांड है। आगे बढ़ते हैं। आंसर दिया है अनिल सैनी जी ने, बहुत बेहतरीन, कॉलम चार्ट है। टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल इन अ वर्कशीट यू विल क्लिक देम होल्डिंग, मतलब एक या एक से अधिक सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी को दबाए रखना आवश्यक होता है? आंसर दीजिए खटाखट, फटाफट आंसर दीजिए। एक्सेल में अलग अलग सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका है कंट्रोल की, यानी आपको अलग अलग सेल चुनने हैं। एक सेल ये चुनना है, एक सेल ये चुनना है, एक कंट्रोल बटन को दबा लिया मैंने, ये चुनना है, ये चुनना है। आप देखिए कंट्रोल बटन आपको छोड़ना नहीं है, जो एरिया पर आप क्लिक करेंगे वो आपका एरिया सेलेक्ट होता जाएगा इस प्रकार से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कंट्रोल बटन को होल्ड करने से आप अलग अलग मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है कंट्रोल की। आइडेंटिफाई द कीबोर्ड शॉर्टकट टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट, यानी एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? फटाफट से आंसर दीजिए। राकेश्वर सिंह जी बोल रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट। दोस्त सिर्फ कंट्रोल बटन दबाने पर, केवल कंट्रोल बटन दबाएंगे तो आप उसे सेलेक्ट कर पाएंगे अलग अलग सेल्स को। फटाफट आंसर दीजिए। 35 प्रश्न की तकरार है।
चलिए, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कंट्रोल पेज अप ऊपर आने के लिए और कंट्रोल पेज डाउन नीचे जाने के लिए। मतलब अगर मैं यहां पर शीटों को और ऐड कर देता हूं तो आप देखेंगे यहां पर शीट 1 2 3 मैं ऑर्डर में ले लेता हूं, ये देखिए। तो अगर मैं शीट 1 पर हूं तो कंट्रोल पेज डाउन से आप देखेंगे शीट 2 पर गया, शीट 3 पर, शीट 4 पर, और पेज अप कर रहा हूं तो ये वापस आ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि आप शीटों के बीच में ट्रेवल कर सकते हैं कंट्रोल पेज अप से। अगर यहां पर कंट्रोल पेज डाउन होता तो विकल्प होता बी व सी दोनों। तो नेविगेट करने के लिए कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो 35वें का जो राइट आंसर है वो है बी। द डैश फीचर ऑफ एमएस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा, यानी एमएस एक्सेल का कौन सा फीचर है जो आपके सीरीज वाले डेटा को फिल करने में आपकी मदद करता है? ऑटो फिल्टर, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल या ऑटो सम। 36वें प्रश्न का उत्तर फटाफट से बता दीजिए, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करने के लिए आपके सामने बैठे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मैं कई बार बता चुका हूं, ऑटो फिल यानी फिल सीरीज है। अल्ट HFIS, जैसा कि आप लोगों को बताया है मैंने कि मैं यहां पर एक नंबर लिखकर यहां पर आप सिलेक्शन ले रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि यहां से नीचे तक 100 डिजिट तक का डेटा फिल हो जाए। तो मैं कहां जाऊंगा? अल्ट के साथ H दबाया, उसके बाद FI, उसके बाद एस दबाते ही फिल सीरीज का बॉक्स ओपन हो गया। मैन्युअली कहां जाएंगे? आप होम टैब में एडिटिंग ग्रुप देख रहे हैं, इसके अंदर फिल मिला, यहां पर फिल सीरीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। यहां पर आपको जो डेटा फिल कराना है वो कॉलम के रूप में कराना है या रो के रूप में, और यहां पर आप वैल्यू दे दीजिए 50, और आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके कॉलम के रूप में पूरे के पूरे 50 एंट्री हो चुकी है। इस तरीके का काम आप फिल सीरीज यानी फिल की मदद से करा सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप अपनी सीरीज के डेटा को फिल करा सकते हैं। ऑटो फिल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्कबुक विंडो कैन बी क्लोज्ड यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड। तो कीबोर्ड की शॉर्टकट कमांड जो आपकी विंडो को क्लोज कर दे यानी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दे। बताइए, विंडो को क्लोज करना और सॉफ्टवेयर को क्लोज करने में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहां पर जो सही शॉर्टकट कमांड है, उत्तर दीजिए फटाफट से। 37 का आंसर दीजिए, तुरंत से आंसर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। लेकिन यहां पर कंट्रोल डब्ल्यू से एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि कंट्रोल डब्ल्यू दबाने पर क्या होगा, कि कंट्रोल डब्ल्यू दबाने पर सभी एक्सेल की शीटें क्लोज हो जाएंगी लेकिन सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए आपको अल्ट F4 दबाना पड़ेगा। कंट्रोल N दबाकर नई वर्कशीट ला सकता हूं। कंट्रोल डब्ल्यू से करंट वर्कशीट यानी जितनी भी वर्कशीट हैं वो क्लोज हो जाएंगी लेकिन सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। तो कंट्रोल डब्ल्यू आपकी जो कमांड है वो वर्कबुक की विंडो को क्लोज कर देता है, सॉफ्टवेयर को नहीं। ओपन वर्कबुक कैन इजीली बी स्विच्ड यूजिंग। दोस्तों आप दो वर्कबुक के बीच में कैसे स्विच कर सकते हैं, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक। अभी हमने बात करी थी शीटों के बीच में, शीटों के बीच में आगे पीछे जाना, नेविगेट करना, लेकिन यहां पर प्रश्न कुछ डिफरेंट है। वो था कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन से शीटों के बीच में नेविगेट कर सकते थे, लेकिन यहां बात हो रही है वर्कबुक के बीच में। तो आंसर दीजिए, 38 प्रश्न का आंसर दीजिए। 38। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर जो आंसर है वो है कंट्रोल टैब। बता देता हूं प्रैक्टिकल करके क्या बात हो रही है। जैसे एक बुक 4 नाम का हमारे पास एक वर्कबुक है, यहां पर मैंने कुछ डेटा काम कर लिया और एक कंट्रोल N दबाकर एक नई वर्कबुक आ गई, ऊपर देख सकते हैं यहां पर बुक 5 के नाम का, और यहां पर भी मैं कोई डेटा यहां पर मेंशन कर देता हूं। तो आप देखेंगे कंट्रोल के साथ जब मैं टैब दबा रहा हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर देखिए बुक 4, बुक 5, बुक 4, बुक 5, यानी दोनों वर्कबुक के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, स्विच कर रहा हूं। बुक 4 से 5 पर जा रहा हूं, 5 से 4 पे जा रहा हूं। तो ये कंट्रोल टैब बटन की मदद से हो रहा है कि आप अपनी वर्कबुक के बीच में स्विच कर सकते हैं कंट्रोल प्लस टैब की मदद से। तो आंसर है इसका डी। आगे चलते हैं। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन एमएस एक्सेल, यानी आप अपनी एमएस एक्सेल पर करंट डेट को कैसे इनपुट कराएंगे। फटाफट से आप स्पैम कर दीजिए, खटाखट आंसर दीजिए यहां पर। 38 का डी। दोस्तों 39 प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट। तो दोस्तों
जैसा कि आपको पता है कि टुडे फंक्शन की मदद से हम करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं, नाउ फंक्शन की मदद से डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यानी अगर आप नाउ फंक्शन का प्रयोग करेंगे, NOW, नाउ ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, और जैसे ही मैं नाउ फंक्शन लिखकर एंटर प्रेस करूंगा तो ये डेट आ गई करंट और इधर करंट टाइम आ गया। लेकिन मैं जहां पर टुडे फंक्शन लिखूंगा तो जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर करंट डेट आई है, ओनली करंट डेट। तो प्रश्न यही कह रहा है कि करंट डेट डालने की जो फॉर्मूला है, जो फंक्शन है, वो क्या है? वो है टुडे। चलते हैं। व्हाट डज काउंट ए, यानी काउंट ए फंक्शन डू, काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है? बात कर रहे हैं 40वें प्रश्न की। फटाफट से आप उत्तर दे दीजिए। काउंट ए फंक्शन का क्या काम है? काउंट ए फंक्शन प्रयोग करता है किस लिए? तो जैसा कि आपको पता है कि काउंट फंक्शन का प्रयोग केवल नंबर काउंट करने के लिए होता है, और काउंट ए फंक्शन का प्रयोग नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करने के लिए होता है। लेकिन काउंट ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग केवल खाली सेल को काउंट करने के लिए करता है। तो यहां पर जो आंसर है दोस्तों वो है काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल, मतलब ऐसा सेल जो खाली नहीं है, यानी वो खाली सेल्स को भी काउंट करेगा, सॉरी वो अल्फाबेट वाले सेल्स को भी काउंट करेगा, और वह नंबर्स वाले सेल को भी काउंट करेगा। चलिए प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं कि क्या बात हो रही है। कि मैं यहां पर एक्सेल की शीट पर आया और मैंने यहां पर कुछ नंबर ले लिए, यहां पर कुछ अल्फाबेट लिख लिए, और लिख लेते हैं कुछ, यहां पर नंबर लिख लिए और यहां पर कुछ अल्फाबेट लिख लिए, एक सेल खाली भी छोड़ दिया। तो बात हो रही है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, बराबर COUNT, काउंट ब्रैकेट। इस रेंज से लेकर इस रेंज तक का सिलेक्शन कर लिया तो आप यहां पर देख सकते हैं काउंट फंक्शन का काम है नंबर्स को काउंट करने का। तो आंसर देगा 1 2 3 4, क्योंकि आपके पूरे सिलेक्शन में 4 नंबर हैं। एंटर मारूंगा, आंसर 4 आया। इक्वल टू COUNT, काउंट ए फंक्शन का प्रयोग कर रहा हूं, सिलेक्शन रेंज वही सेम ले रहा हूं, ब्रैकेट करूंगा बंद, तो आप देखेंगे ये है आपके किस किस को काउंट करेगा, ये नंबर्स को भी काउंट करेगा और ये अल्फाबेट को भी काउंट करेगा। यानी जो सेल भरा है उसको काउंट करेगा, नॉन एम्प्टी सेल, यानी जो खाली नहीं है। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर आपको क्या मिला? 9 मिला। यानी ये जो खाली सेल नहीं है उन सभी को काउंट करेगा। और मैं अगर यहां पर काउंट ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग कर दूं, काउंट ब्लैंक फंक्शन का सिलेक्शन ले लूं यहां से लेकर यहां तक और ब्रैकेट करूं बंद, तो आंसर देगा 1, क्योंकि दोस्तों यहां से यहां तक की रेंज में केवल एक ही सेल खाली है। उम्मीद है तीनों बातें आप समझ गए होंगे, यानी किस प्रकार से आप समझेंगे। कंट्रोल के साथ बैकटिक का प्रयोग किया तो आप देख सकते हैं यहां पर काउंट के फॉर्मूला, ये नंबर काउंट करेगा, ये नॉन एम्प्टी सेल यानी अल्फाबेट और नंबर दोनों, और ये ब्लैंक सेल को काउंट करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो 40 का डी हो गया। Which of the following is not an animation effect? दोस्तों कुछ पावर पॉइंट के प्रश्न आप देख लेते हैं इस आपके साथ। Which of the following is not an animation effect? निम्न में से एनिमेशन इफेक्ट नहीं है, appear, fade, translate या wheel। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कहां मिलेगा? एनिमेशन के अंदर जाके। जैसा कि आपको बताया था, विंडो आर दबाया मैंने, यहां पर पावर PNT लिख देता हूं तो उसके साथ आपका पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। और यहां पर बात हो रही है कि आप क्या काम करेंगे, यानी पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर तो हमने ऑन कर लिया, यानी एनिमेशन के अंदर जाके जब आप यहां पर एनिमेशन का चुनाव करेंगे तो यहां पर आप जब ढूंढेंगे तो आपको सभी ऑप्शन मिलेंगे, जो नहीं मिलेगा वो ट्रांसलेट नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बात हो रही है। वापस से चलते हैं सॉफ्टवेयर पर, और हम यहां पर 41 प्रश्न पर थे, तो 41 प्रश्न पर वापस आ जाते हैं। 41 प्रश्न पर आप चलिए, यहां पर ट्रांसलेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? ट्रांसलेट की बात हो रही है। ट्रांसलेट से क्या काम होगा, यानी ट्रांसलेट नाम का आपको यहां पर आपको किसी प्रकार का एनिमेशन नहीं मिलेगा। आप लोग इस सॉफ्टवेयर में ढूंढ कर देख लीजिएगा कि आपको इस प्रकार का एनिमेशन नहीं मिलेगा। तो इसका जो राइट उत्तर है वो है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट इसका सही उत्तर है। अपीयर भी मिलेगा, फेड भी मिलेगा, फील भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ट्रांसलेट। ऑन विच साइड ऑफ MS PowerPoint
विंडो डज द एनिमेशन पेन अपीयर, यानी बात कर रहा है एनिमेशन पेन किस तरफ को प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों एनिमेशन पेन हमेशा स्क्रीन के राइट साइड में प्रदर्शित होता है, राइट हैंड साइड पर आपको देखने को मिलता है। विच इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर चेकिंग स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। तो 20 सेकेंड है, स्पेलिंग की शॉर्टकट कमांड बता दीजिए फटाफट से सभी लोग। 42 प्रश्न की बात हो रही है, 42, 43 प्रश्न है हमारे सामने कि स्पेलिंग की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। सभी लोग इसको आंसर करेंगे। 43 का जो आंसर है वो है F7। F7 से आप किसी भी प्रकार की स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं व उसे ठीक कर सकते हैं। गलत शब्द के नीचे लाल रंग की रेखा, सही शब्द के नीचे किसी रंग की रेखा नहीं। और जब आपको प्रॉपर स्थिति में लेखन कार्य नहीं लिखा है लेकिन स्पेलिंग ठीक है तो हरे कलर की रेखा, और जब कंप्यूटर असमंजस की स्थिति में होता है तो उस शब्द के नीचे नीले रंग की रेखा प्रदर्शित होती है। आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर इन MS पावर पॉइंट, यानी आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड द लेफ्ट कर्सर ऑन द पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट के अंदर बाई तरफ के पूरे वर्ड को डिलीट करना है। कैसे करेंगे भैया? तो दोस्तों बाई तरफ का अगर कैरेक्टर डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाएंगे कीबोर्ड से, एक एक करके बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका एक एक करके कैरेक्टर डिलीट होगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं तो लेफ्ट तरफ का एक एक करके पूरा वर्ड डिलीट होगा, और कंट्रोल के साथ डिलीट बटन का प्रयोग करेंगे तो राइट तरफ का एक एक वर्ड डिलीट होगा, और अगर केवल डिलीट बटन प्रयोग करेंगे तो एक एक कैरेक्टर राइट हैंड साइड का डिलीट होगा। तो बात समझ में आ गई होगी, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से बाईं तरफ का एक एक वर्ड डिलीट किया जाता है। 44 का आंसर समझ गए होंगे। 44 का जो लोग आंसर दे रहे हैं बी, तो उनको मैं क्लियर कर दूं मेरे भाई। 44 के लिए बात वर्ड की हो रही है, बात एक शब्द की हो रही है। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। आप लोगों के आंसर ने तो मजा कर दिया यहां पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर कुछ लिख दूं, ये देखिए मैंने यहां पर अभी कुछ लिख दिया। जैसे हम लोग यहां पर रैंड कमांड ही लगा देते हैं, ये लीजिए रैंड कमांड आपके सामने आ चुकी है। मैं साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, तो अगर आप देखेंगे कि आपका कर्सर अभी इस स्थान पर है, आपका कर्सर यहां पर है ब्राउन पर, ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं इस समय कंट्रोल के साथ अगर मैं सिर्फ बैक स्पेस दबा रहा हूं तो एक एक लेफ्ट तरफ का क्या डिलीट हो रहा है? कैरेक्टर। अगर मैं केवल डिलीट बटन दबा रहा हूं तो राइट तरफ का एक एक कैरेक्टर डिलीट हो रहा है। यही मैंने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाया तो आप देखेंगे पूरा पूरा वर्ड डिलीट हो रहा है। कर्सर की स्थिति देखिए और देखिए क्विक डिलीट, द डिलीट। और अगर मैं कर्सर की स्थिति यहां रख देता हूं अब, और देखिए यहां रखा है फॉक्स के बाद, और मैं डिलीट बटन दबा रहा हूं तो दाई तरफ का वर्ड डिलीट हो रहा है, दाई तरफ का। और अगर मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा रहा हूं तो लेफ्ट तरफ का। तो आंसर क्या कह रहा था भैया? आपका प्रश्न क्या कह रहा था? ये कह रहा था डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट कर्सर इन MS पावर पॉइंट। तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, जो लोग बी आंसर भी कर रहे थे, कई लोग 44 का ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन पावर पॉइंट वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड विद अनदर फॉन्ट यूजिंग डैश ऑप्शन। भैया एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए शॉर्टकट कमांड बता दीजिए खटाखट, मतलब शॉर्टकट मेथड यानी सीक्वेंस शॉर्टकट बता दीजिए कि कहां से आप करेंगे रिप्लेस फॉन्ट, कहां होता है रिप्लेस फॉन्ट। पावर पॉइंट में रिप्लेस फॉन्ट का ऑप्शन कहां मिलेगा? तो आंसर दे दीजिए 45 का। 45 के आंसर की तकरार है फटाफट। 45 आस्था चौहान जी 45 ही लिख दिया। 45 का आंसर, 45 का आंसर दीजिए खटाखट। ए अनु सैनी जी ने ए बता दिया। प्रिंस ए। 45 का डी। देखिए दोस्तों इसका जो राइट उत्तर है वो है डी, यानी
होम रिबन के में एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा रिप्लेस फॉन्ट। चलिए प्रैक्टिकल करके समझते हैं इन चीजों को कि आप जैसे ये फॉन्ट आपको दिख रहा है और ये फॉन्ट होम रिबन में आप देखिए किस रूप में दिख रहा है आपको। ये आपको दिख रहा है फॉन्ट का जो फेस है वो है कैलिबरी लाइट। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, या सिलेक्ट मत करिए, कर्सर रख दीजिए। आपको होम रिबन के अंदर यहां पर रिप्लेस के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस फॉन्ट का। तो पहले आप ये देख लीजिए कैलिबरी लाइट है तो ऊपर वाले को कैलिबरी लाइट से चुनाव कर दीजिए, और नीचे जिसमें बदलना है अल्जीरियन में बदलना है तो मैं अल्जीरियन करके जैसे रिप्लेस पर क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे जो आपका करंट फॉन्ट था वो दूसरे फॉन्ट में जिसमें आप बदलना चाहते थे उसमें आपने क्या करा दिया, रिप्लेस करा दिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है होम रिबन में यानी होम टैब में रिप्लेस फॉन्ट। Which of the following is the opposite of title case? टाइटल केस का विपरीत क्या है? टाइटल केस होता क्या है? केस कितने प्रकार के होते हैं? केस होते हैं 5 प्रकार के, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और टॉगल केस और टाइटल केस। यानी सेंटेंस हो गया, अपर, लोअर, टॉगल और टाइटल। तो प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों टाइटल केस का अपोजिट पूरक क्या है? तो दोस्तों टाइटल केस होता क्या है? टाइटल केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा व अन्य छोटे होते हैं। यही उसका पूरक की बात करें अगर तो इसका पूरक है टॉगल केस जिसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा व अन्य सारे बड़े होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टॉगल केस। सेंटेंस केस नहीं होगा, अनुसुमित कुमार जी नहीं होगा। मैं विन वर्ड में आपको यह बात दिखा देता हूं। विंडो के साथ आर दबाया, विन वर्ड लिखकर मैंने आपके सामने वर्ड ओपन कर लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर वर्ड ओपन कर रहा हूं। क्या बात हो रही है? यानी अगर मैंने यहां पर आपके सामने कुछ लेखन कार्य लिख दिया यानी रैंड कमांड यहां पर लगा देता हूं, ये लीजिए। तो रैंड कमांड लगाकर फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगी बात। तो केस में चलते हैं और केस चुनता हूं टाइटल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड बोलते हैं टाइटल केस को। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा है, वीडियो का वी बड़ा है, प्रोवाइड्स का पी बड़ा है और पावरफुल का पी बड़ा है। तो ये प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा है और यही मैं इसको अगर टॉगल केस का चुनाव करूंगा तो आप अब ध्यान से देखिए प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा हो गया। तो उसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा था तो उसका उल्टा हो गया। टॉगल केस की मदद से प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा करते हैं, अन्य सभी बड़े होंगे। तो टाइटल केस का जो पूरक है मेरे भाई बहन वो आपका क्या है? टॉगल केस इज अ करेक्ट आंसर। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि 46 का जो आंसर है वो बी है। आगे बढ़ते हैं। What is the file extension of MS PowerPoint स्लाइड शो? इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। आपको मैंने बताया है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, पीपीटी एक्स। आपको मैंने बताया है पावर पॉइंट में टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, .potx। लेकिन ये पूछ रहा है एमएस पावर पॉइंट में जब हम स्लाइड शो चलाते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्लाइड शो मोड पर आपकी स्लाइड चल रही हैं, इसका एक्सटेंशन पूछा जाता है क्योंकि इस मोड में आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लीजिए बात। 47 उत्तर का क्या आंसर है? स्वीटी जी स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी स्ट्रीम में। तो 47 का आंसर आप लोग बता दीजिए। 40 पीपीएस, बहुत बेहतरीन दोस्त। पावर पॉइंट में स्लाइड शो का जो एक्सटेंशन होता है वो .pps होता है या .ppsx भी यहां पर लगा दिखने को मिल सकता है प्रश्न में आपको। तो .pps पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का शो है, कहलाता है। ये पावर पॉइंट स्लाइड शो का एक्सटेंशन .pps होता है। 48वें प्रश्न को देख लेते हैं। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्लाइड? यानी जब आप एक नई प्रेजेंटेशन लेते हैं तो पहली स्लाइड किस रूप में, यानी उसका जो लेआउट होता है वो कैसा होता है? फटाफट से आंसर कीजिए। 48 प्रश्न को जानकारी दीजिए, 48 का आंसर दीजिए। खटाखट आप लोगों के प्रश्नों का इंतजार कर रहा हूं। सभी लोग अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं। 48 प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर यार आप लोग मेंशन कीजिए, प्रश्न नंबर किसका आंसर दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीम हमारी बिल्कुल करंट में कुछ सेकंड आगे पीछे होती है, जिस वजह से मैं मिसमैच कर जाता हूं कि आप किसका आंसर दे रहे हैं और मैं किसका आंसर पूछ रहा हूं। तो प्रश्न नंबर को आप देना अवश्य लिखिए, मैंडेटरी है। 48 का बी लिख रहे हैं अनिल जी, अनु सैनी जी, राकेश्वर ब्लैंक स्लाइड। राकेश्वर सिंह जी आपको बताना बहुत जरूरी है,
टाइटल स्लाइड बोल रही हैं हमारी किरण यादव जी, डी नॉर्मल व्यू। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बात हो रही है व्हेन यू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्लाइड, यानी फर्स्ट स्लाइड कैसी होती है, खाली होती है, टाइटल स्लाइड के रूप में होती है, फर्स्ट स्लाइड होती है, नॉर्मल व्यू होती है। तो व्यू तो नॉर्मल डिफॉल्ट होता ही है, लेकिन पहली स्लाइड का जो लेआउट होता है, प्रश्न है उससे, उसको टाइटल स्लाइड बोलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल कर देता हूं कि जब हम कंट्रोल एन दबाएंगे तो एक नई प्रेजेंटेशन आपको यहां सामने मिलेगी। कंट्रोल एन दबाते ही देखिए, कंट्रोल एन मैंने दबाया, नई प्रेजेंटेशन आई। ये लेआउट कौन सा है, तो यहां पर चेक कीजिए, ये टाइटल स्लाइड लेआउट है। कौन सा लेआउट है, ये स्लाइड का जो लेआउट है वो टाइटल स्लाइड है। तो आपका जो प्रश्न है वो टाइटल स्लाइड के लिए पूछा गया है, तो राइट आंसर है 48 का बी। आगे चलते हैं। अ स्लाइड दैट डिस्प्ले एट द एंड ऑफ द स्लाइड प्रेजेंटेशन इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द स्लाइड शो इज नोन एज, यानी जब आपका स्लाइड शो चल रहा होता है, तो जब आपकी स्लाइड शो खत्म हो जाता है, तो अंत में जो स्लाइड दिखती है वो कैसी दिखती है, ये आपका प्रश्न है। यानी स्लाइड शो जब खत्म हो जाता है तो आखिरी स्लाइड कैसी दिखाई देगी, सफेद रंग की, नीले रंग की, एंड स्लाइड, या फिर ब्लैक स्लाइड, आंसर दीजिए। तो दोस्तों जब स्लाइड शो खत्म हो जाता है तो काले रंग की स्लाइड आपको प्रदर्शित होती है, ब्लैक कलर की स्लाइड प्रदर्शित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ब्लैक स्लाइड है। चलिए, Which of the following shortcut is used to move cursor to the end of the presentation? मतलब प्रेजेंटेशन के आखिरी में जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, यानी प्रेजेंटेशन चल रही हो, आपको लास्ट में जाना है, तो आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रेजेंटेशन में जाने के लिए, यानी लास्ट प्रेजेंटेशन में जाने के लिए। उत्तर दीजिए, 50वां प्रश्न है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। यानी शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कीजिए जिसकी मदद से हम अंतिम स्लाइड पर, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन पर जाएंगे, कंट्रोल एंड की मदद से। कि आप कंट्रोल एंड का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंटेशन के लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो राइट आंसर है कंट्रोल एंड। तो दोस्तों आज का सेशन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों से रूबरू हुआ था। आप लोग इस तरीके से समर्थन देते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी परीक्षाओं में सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ऐसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। किसी भी प्रकार का सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ऐसे ही प्रोत्साहन करने के लिए थम्स अप, स्पैम बनता है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और मिलते हैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में। मैं अजय सिंह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा अगले बेहतर प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने। और ये प्रश्न अभी थोड़ी देर में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एजुटेक का जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम के लिंक से सभी प्रकार की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत